आलू समोसा वाला बस स्टॉप। सुमन और सुधीर गांव में रहते थे। वो दोनों ही बहुत गरीब थे। सुमन घर में आलू समोसा बनाती और सुधीर गांव में साइकिल पर घूमते हुए समोसे बेचा करता था। वो दोनों मेहनत करके अपने भविष्य के लिए पाई पाई जमा कर रहे थे। सुमन का एक ही सपना था कि वो उसका खुद का घर बनाए। एक दिन सुमन जमा किए हुए पैसों को देखकर सुधीर से कहती है, सालों से हम आलू समोसे बेचकर पैसे कमा रहे हैं, पर अभी तक इतने पैसे भी इकट्ठा नहीं हुए कि हम अपना घर बना सके। अरे सुमन, बस इतने में ही थक गई हो क्या? हमें और मेहनत करना है। ऐसे उदास होगी तो कैसे चलेगा? और मैं तुम्हारे घर का सपना तो जरूर पूरा करूंगा। चलो अब समोसे बनाते हैं। इस तरह सुधीर और सुमन दोनों भी मिलकर आलू समोसे बनाते हैं। बाद में सुधीर आलू समोसे बेचने चला जाता है। सुमन ऐसे ही घर में सोचती रहती है कि तभी वहां उसका भाई किशोर शहर से आता है। सुमन अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, भैया, आप आज इतने सालों बाद इस गरीब बहन की याद कैसे आई आपको? किशोर सुमन का बड़ा भाई होता है। किशोर काम की तलाश में शहर गया था। उसने शहर में रहने वाली लड़की से शादी कर ली थी और वो वहीं रहने लगा था। सालों बाद किशोर गांव आया था बहन से मिलने। सुमन अपने भाई को आलू समोसे खिलाती है। तब किशोर कहता है, अरे सुमन, ये आलू समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मैं जब गांव में आया तब से ही तुम्हारे आलू समोसे की खूब तारीफ सुनता आ रहा हूँ। सुमन, मैं चाहता हूँ कि तू और सुधीर शहर आकर आलू समोसे बेचो। वहां ऐसे आलू समोसे के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इस गांव में वैसे भी कुछ नहीं रखा। पर भैया, बड़े शहर में हम कैसे आ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? हमें शहर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अरे सुमन, तू उसकी चिंता क्यों करती है? बस मेरे पास आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला जाता है। सुधीर जब घर वापस आता है तब सुमन उसे शहर जाने के लिए पूछती है। पहले तो सुधीर मना करता है, पर सुमन के समझाने के बाद सुधीर समझ जाता है और शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव का सब समेटकर एक दिन सुधीर और सुमन शहर चले जाते हैं और किशोर के घर पे रहने लगते हैं। तब किशोर और उसकी बीवी रमा खुशी से उनका स्वागत करती है। उन्हें रहने के लिए अलग से कमरा भी देते हैं। वो दोनों वहीं रहकर किशोर का ही काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब सुमन किशोर से कहती है, भैया, हमें यहाँ आकर काफी दिन हो गए हैं। आपने अब तक हमारे काम के बारे में कोई बात तक नहीं की। भैया, हमें हमारा आलू समोसे का दुकान लगाना है। अरे सुमन, शहर में कोई भी दुकान शुरू करना इतना आसान नहीं है। वो आलू समोसे के दुकान का सोचना अब बंद कर दो। यहाँ मेरे ही पास रहकर घर के काम करो। ये सब सुनकर सुमन तो चकित ही हो जाती है। तब जाके सुमन को सारी बात समझ आती है और वो गुस्से से किशोर से कहती है, अच्छा, तो तू मुझे घर में एक नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो? इसीलिए गांव में आकर मीठी मीठी झूठी बातें की और हमें अपनी बातों में भुला दिया। पर भैया, हम कोई नौकर नहीं है। हमें आपकी मेहरबानियां नहीं चाहिए। सुमन और सुधीर किशोर का घर छोड़ देते हैं। वो दोनों बहुत ही मायूस हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे ही चलते चलते वो एक बस स्टॉप पर आते हैं। वो बस स्टॉप बहुत ही खराब था। वो तो बस नाम का ही बस स्टॉप था। वहां कोई भी बस रुकती भी नहीं थी। सुमन अपना पैसों का पर्स देखती है तो उसमें पैसे भी नहीं रहते। तब सुधीर हताश होकर कहता है, अरे सुमन, तुम्हारे भैया ने ये अच्छा काम नहीं किया हमारे साथ। देखो, हम तो रास्ते पर आ गए हैं। जो कुछ पैसे जमा किए थे वो तुम्हारे भाई ने ही चुरा लिए। लगता नहीं सुमन कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकूंगा। मुझे तो उसे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, इस मुसीबत में भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन दोनों के पास गांव जाने तक के लिए पैसे नहीं रहते। सुमन उस बस स्टॉप को अच्छा करती है और वहीं पर एक दिन वो गुजार लेते हैं। दूसरे दिन सुमन को एक आइडिया आता है और वो कहती है, सुनिए जी, हम इसी बस स्टॉप पर अपना आलू समोसे का ठेला लगाते हैं। अब गांव जाकर भी कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं बचे हुए।
उससे आप आलू समोसे के सामान खरीद कर लाओ। सुमन और सुधीर उन पैसों से आलू समोसे का सामान खरीदते हैं, उस बस स्टॉप को अच्छे से साफ कर देते हैं और वहीं पर आलू समोसा बनाकर बेचने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों को आलू समोसे बहुत ही पसंद आने लगते हैं। अब लोग दूर दूर से बस के लिए नहीं बल्कि आलू समोसे के लिए उस बस स्टॉप पर आना शुरू करते हैं। इस तरह से सुमन और सुधीर का काम अच्छे से शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में सुधीर बस स्टॉप के बाजू में ही अपना आलू समोसे का एक बड़ा होटल शुरू करता है। इस तरह से वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। इस तरह से कुछ ही सालों में सुमन का घर का सपना भी पूरा हो जाता है। बलरामपुर नाम के गांव में एक दिन एक दूसरे शहर से आदमी आता है। वो देखता है कि कोई ट्रैक्टर स्विमिंग पूल में आदमी बैठकर घूम रहा है। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है और वह ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए एक आदमी से पूछता है। वो आदमी उसे बताने लगता है कि वो गांव के अमीर जमींदार किशोरी लाल है। वो बहुत घमंडी था और गांव के लोगों को धोखा देकर उनसे उनकी जमीन हड़प लेता था, जिस वजह से गांव वाले उस जमींदार से बड़ा परेशान रहते थे। गांव में लल्लन नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था और उसके माँ बाप गांव में खेती करते थे। लेकिन इस साल बारिश ना होने की वजह से गांव में बहुत अकाल पड़ गया था, जिस वजह से कोई भी खेती नहीं कर सका। लल्लन के पिताजी भी कर्जा लेकर ही खेती करते थे, जिस वजह से किशोरी लाल लल्लन के पिताजी से कर्जा वसूलने एक दिन उनके घर आया। देखो हरिया, साल होने को आया है। तुमने जो कर्जा लिया था उसका असल तो छोड़ो, ब्याज भी अभी तक नहीं दिया तुमने मुझे। मालिक, आप तो जानते हैं इस साल बारिश ना होने की वजह से मैं ही क्या कोई भी खेती बाड़ी नहीं कर सका। अब आप ही बताइए फिर कहाँ से मैं आपका कर्जा लौटाऊं? वो सब मैं नहीं जानता। अगर मुझे मेरा कर्जा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारा ये खेत हथिया लूंगा कायदे से और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहकर किशोरीलाल वहां से चला जाता है और इधर हरिया परेशान होता है कि आखिर वो जमींदार का कर्जा देकर कैसे अपनी जमीन बचाए। ये सब उनका बेटा लल्लन देखता रहता है। उसे इस बात का अंदाजा होता है कि उसके पिताजी समस्या में हैं। वो एक तरकीब सोचता है और अपने मौसा जी से जाकर मिलता है, जो पास ही के एक गांव में रहते थे। लल्लन उनसे कहता है, मौसा जी, पिताजी बहुत परेशानी में है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? कैसे परेशानी है लल्लन बेटा, जरा मुझे बताओ। मौसा जी, हमारे गांव के जमींदार से पापा ने कर्जा लिया था, जो जमींदार को ब्याज के साथ अब वापस चाहिए। लेकिन पिताजी वो कर्जा अभी वापस नहीं दे सकते, जिस वजह से जमींदार ने हमारी सारी जमीन हड़पने की बात कही है। अच्छा, लेकिन लल्लन बेटा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास भी तो पैसे नहीं है। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैंने एक योजना बनाई है, बस उसमें आपकी मदद चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा बोलकर लल्लन मौसा जी से सारी बात बताता है और वापस घर चला आता है। दूसरे दिन गांव में एक योगी बाबा आता है और वो सीधे जमींदार के घर जाता है। जमींदार उसे देखकर पूछता है, अरे तुम कौन हो बाबा और मेरे घर पर क्यों आए? घोर पाप लग रहा है तुम्हें। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो विनाश ही विनाश है तुम्हारे जीवन में कल से ही। ऐसा क्या हुआ बाबा? मैं इस विनाश से कैसे बच सकता हूँ? इस विनाश से तुम बच सकते हो अगर तुम मेरी बात मानते हो तो। मैं आपकी हर बात मानूंगा बाबा। जिस जमीन के लिए तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया है, उस जमीन का पाप तुम्हें लगा है और उस जमीन पर तुम अब पैर नहीं रख सकते। अगर तुमने जमीन पर पैर रखने की हिम्मत करी तो तुम भी उस जमीन के जैसे ही मिट्टी में बदल जाओगे। इसलिए तुम्हें अब सारी जिंदगी पानी में ही रहना होगा और वो जमीन उन्हें वापस लौटानी होगी। ये बात बोलकर बाबा वहां से चला जाता है और इधर जमींदार डर के मारे जमीन पर पैर भी नहीं रखता। वो सोचता है कि वो काम कैसे करे। तभी उसे अपना ट्रैक्टर दिखता है। उस ट्रैक्टर में वो स्विमिंग पूल बनवाता है और जाकर उसमें बैठ जाता है और एक लाउडस्पीकर लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है। सुनो सुनो गांव वालों,
जिन जिन लोगों की जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है वो आकर मुझसे कागजात लेकर जाओ और मुफ्त में ही मुझसे कर्जा लेकर अपनी अपनी खेती बाड़ी करो। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते वो हरिया के घर की तरफ भी जाता है और हरिया से कहता है, ये लो हरिया, तुम्हारी जमीन के कागजात ले लो और अब तो तुम्हें कर्जा वापस देने की भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी खेती बाड़ी खुशी से कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इस तरह से लल्लन और उसके मौसाजी मिलकर जमींदार को सबक सिखाते हैं और बेचारा जमींदार हमेशा के लिए पानी में संन्यास लेकर ट्रैक्टर स्विमिंग पूल बाबा बनकर गांव-गांव में घूमता रहता है।